हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सचिन कुमार और आप देख रहे हैं एशिया टाइम यूट्यूब चैनल को। दोस्तों, आज की वीडियो में समझेंगे चैप्टर नंबर 8 को, जो कि हमारा केंद्र एवं राज्य सरकार द्वारा संचालित योजनाएं एवं कार्यक्रम। दोस्तों, आज की वीडियो में हम समझेंगे चैप्टर नंबर 8 को, जो कि हमारा इस वाली बुक से भारत में प्राथमिक शिक्षा। दोस्तों, ये सेमेस्टर 4 की बुक है। तो दोस्तों, जो चैप्टर 8 है इसकी एक ही वीडियो आएगी और इसके बाद में ये चैप्टर इसी वीडियो में समाप्त हो जाएगा। तो चलो दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं और इसका जो पहला टॉपिक है उसको समझते हैं। तो प्राथमिक शिक्षा में राज्य सरकारों की भूमिका, ठीक है, चलो इसको जानते हैं। जो राज्य सरकार है, राज्य सरकार ने प्राइमरी एजुकेशन के लिए क्या कदम उठाए हैं उन सभी को यहाँ पर हम जानेंगे। तो जो राज्य सरकार है, इन्होंने योजना बनाई है, नीतियों को लागू कराया है, जिससे कि जो शिक्षा का विकास है, शिक्षा के क्षेत्र में विकास है, वो तेजी से हो और बच्चों का जिससे कि विकास हो और क्षेत्रीय आवश्यकताओं के अनुसार सुधार वहां पर हुआ है। जहां पर जिस प्रकार के संसाधनों की जरूरत थी वहां पर वो वाले संसाधन पहुंचाए गए, ठीक है। कहीं किसी प्रकार के संसाधन की जरूरत थी वहां पर उस हिसाब से सुधार किया गया, जिससे कि सभी जगह सुधार हो जाए। और जब सभी जगह सुधार हो जाएगा तो शिक्षा का जो लेवल है वो ऑटोमेटिक इनहेंस हो जाएगा। टीचरों का प्रशिक्षण, जो भी शिक्षक है और जो शिक्षक बनना, जो भी टीचर सर्विस में है और जो भी आउट सर्विस में है, उन सभी का प्रशिक्षण किया गया, ठीक है। उनको ट्रेनिंग दी गई, जिससे कि जब भी वो या तो सर्विस में आए या फिर सर्विस में है तब भी वो अच्छे से अपना काम कर सके और बच्चों को एक अच्छी से बच्चों को गाइड कर सके। और इसके बाद में देखो, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का विकास, जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन है उसका भी विकास हुआ, उसका डेवलप हुआ, ताकि बच्चों का समय व्यर्थ ना हो। और देखो, यहाँ पर सामुदायिक भागीदारी को बढ़ावा, जो सामुदायिक भागीदारी है उसको भी राज्य सरकारों ने बढ़ावा दिया है। लोग एक यहाँ पर एक परियोजना है, ठीक है, जो कि है लोक जुम्बिश परियोजना। जो दोस्तों इसकी जो शुरुआत हुई थी राजस्थान में हुई थी 1992 में, जब हमारा आया था POA, प्रोग्राम ऑफ एक्शन, ठीक है। तो उसके बाद हम देखो, प्राइमरी एजुकेशन को ये बढ़ावा देने के लिए बनाया गया था ये वाली योजना। जन आंदोलन के रूप में इसका शुभारंभ होता है और राजस्थान सरकार और स्वदेशी संस्था निषेधा के सहयोग से इसका क्रियान्वयन हुआ था, यानी लागू हुई थी ये वाली। अब इसके उद्देश्य देख लेते हैं। इसके लोक जुम्बिश परियोजना की इसके क्या उद्देश्य है। तो सार्वभौमिक नामांकन, यानी सभी का क्या नामांकन होना चाहिए, सभी जितने बच्चे हैं सोसाइटी में, समुदाय में, सभी का नामांकन होना चाहिए। और उसके बाद में बालिका शिक्षा को बढ़ावा दिया है, जैसे कि जो गर्ल्स एजुकेशन है उसको भी बढ़ावा दिया गया है, जैसे कि जो महिलाएं हैं, जो भी औरतें हैं, जो भी लड़कियां हैं, उनका भी विकास हो, वो भी शिक्षा को ग्रहण कर सके और आत्मनिर्भर बन सके। सामुदायिक भागीदारी, जो कम्युनिटीज में लोग रहते हैं, जो सोसाइटी में लोग रहते हैं, उनकी भी भागीदारी ली गई, जिससे कि वो भी अपने कुछ पॉइंट ऑफ व्यू दें और उसके बाद में जो भी शिक्षा का क्षेत्र है वो तेजी से ग्रो करे। समान अवसर, सभी को समान अवसर दिए गए। लैंगिक असमानता को बिल्कुल ही नकार दिया गया है। लड़का को आगे रख देते थे पहले टाइम में, लड़कियों को पीछे घसीट लेते थे, अब ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। शिक्षा की प्रशिक्षण व नवाचार, हमेशा टीचरों की ट्रेनिंग इन्होंने करवाई और उसके बाद में नवाचार हमेशा नई नई कुछ संसाधन लाई कराए, कुछ टीचरों के लिए, कुछ बच्चों के लिए, ठीक है, जिससे कि शिक्षा का जो क्षेत्र है वो हमेशा विकसित होता रहेगा। शिक्षा को जन आंदोलन बना दिया। ऐसा न लगे कि ये सिर्फ टीचरों का आंदोलन है या फिर बच्चों का आंदोलन है, इसका जन आंदोलन है। जन मतलब सभी लोगों का आंदोलन है, ठीक है। इसकी विशेषताएं जान लेते हैं। लोक जुम्बिश परियोजना की इसकी विशेषताएं जो है, जन आंदोलन इसका जो इसको जो स्वरूप है वो जन आंदोलन के रूप में बन गया। समुदाय की सहभागिता यहाँ पर बहुत ज्यादा मिल जाती है। और उसके बाद में बाल शिक्षा पर इन्होंने विशेष ध्यान दिया, जैसे कि जो गर्ल्स एजुकेशन है जब वो बढ़ जाएगी तो उसके जो लड़कियां हैं सोसाइटी में वो भी शिक्षित हो सकेंगी, अपने आप पे अपने बलबूते पे खड़ी हो जाएंगी। लचीला और स्थानीय पाठ्यक्रम, जो पाठ्यक्रम इस प्रकार फ्लेक्सिबल रखा गया ताकि जो बच्चे हैं, बच्चों को बर्डन ना लगे कि ये चीजें काफी ज्यादा टफ है, ठीक है। और जब टफ की चीजें होती है तो टीचर है ना उसके लिए समझाने के लिए, इसलिए पाठ्यक्रम को भी इजी रखा गया ताकि बच्चों को इजी टू अंडरस्टैंडिंग हो जाए। अब यहाँ पर देखो, शिक्षक प्रशिक्षण और नवाचार, जो टीचर है उनको भी हमेशा ट्रेनिंग दी जाती है और नवाचार आता रहता है, हमेशा संसाधन नए और समान अवसर बच्चों को मिल जाते हैं। विद्यालय सुधार पर विशेष ध्यान दिया जाता है, जैसे कि विद्यालय में पेयजल की व्यवस्था होनी चाहिए, लाइब्रेरी की व्यवस्था होनी चाहिए, ग्राउंड की व्यवस्था होनी चाहिए, बच्चों की एक अच्छी जगह बैठने की व्यवस्था होनी चाहिए, विद्यालय का एक अच्छा पर्यावरण होना चाहिए, जैसे कि बच्चा अपने जाकर के पढ़ सके, लिख सके, ठीक है। मिड डे मील की योजना होनी चाहिए, जिससे क्या होगा, बच्चे विद्यालय छोड़ने से बचेंगे। प्रयोग और नवाचार का समन्वय, जो ये वाली परियोजना थी लोक जुम्बिश परियोजना, इसने प्रयोग आधारित शिक्षा प्रोवाइड की और हमेशा नई नई चीजों को लाते गया, जिससे कि शिक्षा का जो विकास है काफी ज्यादा ग्रो हुआ। अब दोस्तों इससे देख लेते हैं उपलब्धियां। तो नामांकन में बहुत ज्यादा वृद्धि हो जाती है, यानी बच्चों नंबर ऑफ रजिस्ट्रेशन है, नंबर ऑफ एनरोलमेंट है बहुत ज्यादा बढ़ जाती है इस परियोजना के आने के बाद में। तो उसका बालिका शिक्षा में प्रोत्साहन, जो बालिका की शिक्षा है, जो लड़कियों की शिक्षा है, उसमें बहुत ज्यादा प्रोत्साहित इसको किया गया, जिससे कि जो गर्ल्स एजुकेशन है वो बहुत ज्यादा ऊपर चले जाए और लड़कियों को सभी लड़कियां शिक्षित हो जाए, समाज में कोई भी लड़की ऐसी ना रहे जो कि निरक्षर रहे। अब यहाँ पर देखो, साक्षरता दर में बहुत ज्यादा सुधार आ जाता है। और उसके बाद दोस्तों आगे देख लेते हैं इसकी और उपलब्धियां। सामुदायिक भागीदारी एकदम चालू सीमा पर मिली हमें। और इसके बाद में देखो, विद्यालयों में आधारभूत सुधार, जो विद्यालय में जो बेसिक चीजें थी, पुस्तकें हो गई और उसके बाद में पेयजल, अच्छी लाइट की व्यवस्था होनी चाहिए, पंखे की व्यवस्था होनी चाहिए, फर्नीचर अच्छा होना चाहिए जहाँ पर बच्चा आराम से जाकर के बैठकर पढ़ सके, ठीक है। अच्छी भवन होनी चाहिए, बिल्डिंग होनी चाहिए,
शिक्षक प्रशिक्षण टीचरों की भी इन्होंने बहुत ज्यादा बड़ी मात्रा में ट्रेनिंग करवाई, जिससे कि शिक्षक प्रशिक्षण तेजी से बढ़ा और शिक्षा के क्षेत्र में सुधार आया। जब अच्छा टीचर होगा तो अच्छी शिक्षा व्यवस्था रहेगी। ठीक है, अगर टीचर ही बेकार है तो शिक्षा भी भ्रष्ट हो जाएगी, क्योंकि जो राष्ट्र का निर्माण है वो इंडायरेक्टली टीचर ही कर रहा है। ठीक है, क्योंकि टीचर ही सभी को ट्रीट करता है पूरी क्लास में, उसी क्लास से जाकर के लोग अलग अलग तरीके के बन जाते हैं। अब यहाँ पर देखो नवाचार व शिक्षण विधियां, यहाँ पर हमेशा नई नई विधियां आती हैं और शिक्षण विधियां को लेकर गए आज, जैसे कि आज के टाइम में खेल में विधि चल रही है बहुत ज्यादा, प्ले मेथड, ठीक है, एक्टिविटी आधारित प्रोजेक्ट मेथड, काफी तरह के मेथड आते रहते हैं, जो कि क्या करते हैं बच्चों को हमेशा नई नई चीजें, नई नई एक्सपीरियंस करवाते रहते हैं। लर्निंग बाय डूइंग महात्मा गांधी जी ने दिया है इस तरह की। तो देख लो, वंचित वर्गों पर विशेष ध्यान दिया जाता है। जो समुदाय वंचित है, जो SC ST वाले हैं, जो अल्पसंख्यक लोग हैं, उन पर विशेष ध्यान दिया जाता है, ताकि ये लोग भी शिक्षा से जुड़े रहे और अपने शिक्षा के बलबूते पर आगे बढ़े। और अब देख लो इसकी चुनौतियां क्या है। वैसे तो है नहीं, इसकी उपलब्धियां बहुत ज्यादा है, तो इसकी कुछ चुनौतियां नहीं होंगी। तो चुनौतियां देखो, वित्तीय संसाधनों की कमी, कहीं पर तो फंड इतना ज्यादा हाई हो गया, कहीं पर तो बिल्कुल भी नाम मात्र का शुरू भी नहीं हुआ। ठीक है, संसाधनों, वित्तीय संसाधन यानी पैसे की कमी हो जाती है। इस तरह की समस्या ऐसा नहीं है, कहीं पर तो एक चीज स्टेबल है, कहीं बिल्कुल भी स्टेबल नहीं, तो इस तरह की समस्या देखने मिल जाती है। शिक्षक की कमी, टीचरों का प्रशिक्षण हुआ है, कहीं टीचर बहुत ज्यादा पहुंच गए हैं, ठीक है, लेकिन कहीं पर तो बिल्कुल भी नहीं पहुंचे। ग्रामीण क्षेत्रों में, वंचित क्षेत्रों में उनको नजरअंदाज करके गया। समुदाय की भागीदारी की असमानता, ठीक है, कहीं शहरों के क्षेत्रों में जो अक्सर हमने देखा होगा, जो शहर के लोग होते हैं काफी एक्टिव होते हैं, ग्रामीण जो लोग होते हैं वो इतना ज्यादा एक्टिव नहीं होते, वो होते हैं इनएक्टिव, ठीक है, असक्रिय। उनको कुछ मतलब नहीं होता, उनको लगता है कि सारी चीजें फिजूल की हो रही है, लेकिन ऐसा फिजूल का नहीं होता है। गवर्नमेंट जो चीजें लाती है उसका थोड़ा रिसर्च सोच समझ के लेकर के आती है। ठीक है, सामाजिक रूढ़िवादिता, कुछ लोग ऐसे होंगे समाज में जो हमेशा बोलते रहते हैं, हमेशा नेगेटिव बोलते हैं कि इस तरह की चीजें क्या ही करेंगे अल्लाह करके, क्या ही होगा इन सबका, गुणवत्ता दोषपूर्ण रही। वंचित वर्गों के लिए निरंतरता, ठीक है, वंचित वर्गों की निरंतरता, वंचित वर्गों के पास शिक्षा तो पहुंची लेकिन वहां पर निरंतरता रही, क्योंकि नंबर ऑफ एडमिशन बहुत ज्यादा हाई हो गया, तो उस पर कंट्रोल कर पाना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। प्रबंधन में निगरानी की समस्या, मिसमैनेजमेंट यहाँ पर हुआ, निगरानी की देखरेख भी अच्छी तरह से नहीं हुई। अब देख लेते हैं दूसरी परियोजना भाई आ जाती है, वो है नई गली परियोजना। मैं भी इसको फर्स्ट टाइम सुना था, नई गली परियोजना। सबसे पहले कर्नाटक राज्य में इसका प्रारंभ हो जाता है 1995 में और 1996 तक ये शुरू हो जाती है फाइनली पूरी तरह से। कर्नाटक में यूनिसेफ के सहयोग से ये लागू होती है। इसके कुछ उद्देश्य हैं जो कि अभी हम समझ लेते हैं। सक्रिय और रोचक शिक्षण, बच्चों को हमेशा एक्टिव रखना है और रोचकपूर्ण तरीके से उनको एजुकेशन प्रोवाइड करनी है। सीखने में समानता, सभी बच्चों के साथ जब भी बच्चे सीखेंगे सभी के साथ समान व्यवहार होना चाहिए, ठीक है, सभी के साथ समानता बरतनी चाहिए। ऐसा ना हो कि किसी बच्चे को ला करके टॉप पर रख दिया और किसी को बिल्कुल भी नजरअंदाज करते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। शिक्षा में निरंतरता, हमेशा कंटिन्यूसली कुछ ना कुछ नया चीज आते रहना चाहिए। गुणवत्ता, इसमें गुणवत्ता सुधारना, ये उसके कुछ उद्देश्य थे। सामूहिक अधिगम को बढ़ावा देना, जो भी बच्चे, जो ग्रुप लर्निंग होती है उसमें जब बच्चा रहेगा तो वो एक दूसरे का सहयोग करना सीखेगा, ठीक है, तो बच्चे के अंदर सहयोग की भावना का भी विकास हो जाएगा। इसलिए सामूहिक अधिगम को भी बढ़ावा दिया जाता है और बच्चे एक दूसरे से भी सीखते हैं। खेल खेल में शिक्षा देना, जिसका एक उद्देश्य था नई गली परियोजना का, यह है खेल खेल में शिक्षा देना। बच्चों को खेल खेल में सिखाना है, जिससे कि बच्चा उबेगा नहीं और उसके बाद में वो एकदम से एक्टिव रहेगा और सक्रिय अपनी भूमिका निभाएगा सीखने में, ठीक है। बालिका शिक्षा को उजागर, जो भी गर्ल्स एजुकेशन है उसको उजागर किया गया और उसके अंदर जो महिलाएं हैं उनको भी शिक्षित किया गया, लड़कियों सबको। रचनात्मक अधिगम, रचनात्मक अधिगम यानी बच्चों को क्रिएटिविटी रूप से सिखाना है, ताकि बच्चे के अंदर की जो क्रिएटिविटी है वो बाहर आए और उसके बाद वो बाहर आकर के आराम से निखर जाए। यहाँ पर इसकी देखो विशेषता जान लेते हैं। इसकी विशेषताएं कुछ है। खेल आधारित शिक्षण इन्होंने करवाया। बाल केंद्रित शिक्षा, जो शिक्षा है बाल केंद्रित रही, जैसे कि हुआ ये कि बच्चे जब चाइल्ड सेंटर एजुकेशन हो जाती है तो बच्चा आसानी से चीजों को समझ जाता है, यानी जो भी चीजें हैं बच्चे के लिए ही है, टीचर के लिए नहीं है। टीचर को सिर्फ गाइड करना है, करना सिर्फ बच्चे को ही है। भय मुक्त वातावरण, विद्यालयों का पहले का वातावरण ऐसा था कि टीचर का अगर टीचर आते ही या टीचर को देखते ही बच्चे भागने लगते थे, तो इस वजह से क्या उनके अंदर एक भय होता था कि टीचर पकड़ लेगा और उसका हमें पेट सर्व कर देगा। लेकिन अब आज के टाइम में ऐसा नहीं है, तो आज के टाइम में बिल्कुल ही भय मुक्त वातावरण नहीं है। गवर्नमेंट ने भी इसमें मना कर दिया, RTE भी इसको मना कर चुकी है। अगर किसी ने ऐसा किया किसी अध्यापक ने, तो उस पर दंडनीय अपराध हो जाएगा। रंगीन और अक्षर सामग्री, जो पहली सामग्री थी पहले एकदम ब्लैक एंड व्हाइट होती थी, ठीक है, लेकिन आज के टाइम में रंगीन पुस्तकें आ गई हैं, ठीक है, चित्र इसमें बहुत ज्यादा है, जिसमें क्या होगा बच्चे आसानी से समझ जाते हैं। डायग्राम दे रखे हैं, फ्लो डायग्राम दे रखे हैं, चार्ट पे बाई चार्ट से समझा रखा है आंकड़ों को। उन सबसे क्या होता है ये है कि इन सबसे कि बच्चे इजी से समझ जाता है, ज्यादा मत्था नहीं मारना पड़ता है सीधी भाषा में। समूह कार्य गतिविधियां, बच्चों को समूह में कार्य करवाए गए और उसके बाद गतिविधि आधारित शिक्षा प्रोवाइड की गई। जब बच्चा गतिविधि कोई करता है तो उसमें वो धीरे धीरे चीजों को करता है, जिससे कि उसको करने का एक एक्सपीरियंस हो जाता है खुद का। यहाँ पर शिक्षण प्रशिक्षण, ठीक है, जो नली गली योजना परियोजना आती है, ये भी शिक्षण का प्रशिक्षण करवाती है, टीचर की ट्रेनिंग करवा देती है। अब दोस्तों ये नली गली योजना परियोजना आई थी है, तो उसके बाद इसकी कुछ उपलब्धियां भी है। तो ये जब आई तो उसके बाद इन्होंने ड्रॉप आउट की गई, कमी करी थी,
सीखने की गुणवत्ता में बहुत ज्यादा सुधार किया। सामाजिक समावेश, समाज में जितने भी तरह के लोग हैं सभी को समावेशित कर दिया। शिक्षकों की भूमिका में बदलाव, पहले जो टीचर था, पहले सिर्फ टीचर का काम था पढ़ाना, आज के टाइम में टीचर का काम है फैसिलिटेट, बच्चों को सुविधाएं प्रोवाइड करवाना, एक फैसिलिटेटर का काम है। ठीक है, जैसे कि बच्चों को अच्छी तरीके से गाइडेंस प्रोवाइड करना है। एक टीचर, पहले एक टीचर था, लेकिन आज के टाइम में एक मार्गदर्शक भी एक अच्छा, ठीक है, बच्चों को एक नई दिशा देता है आगे बढ़ने की, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा। और इसमें बालिका शिक्षा को प्रोत्साहन किया गया। यहाँ पर जो गर्ल्स एजुकेशन है, गर्ल्स एजुकेशन को जो बढ़ावा है, सारी परियोजनाएं देती रहती है हमेशा। ठीक है, तो ये कॉमन पॉइंट है, अब एग्जाम में बेखटक लिख देना। इसकी चुनौतियां, तो शिक्षक, अब देख लेते हैं नली गली योजना की कुछ चुनौतियां रही हैं, कुछ असमानताएं रही हैं, जो कि है शिक्षकों की कमी। टीचर तो प्रशिक्षण तो करवाए, लेकिन टीचरों की फिर भी कमी रही। और उसके बाद प्रशिक्षण निरंतरता, ठीक है, जो टीचर की ट्रेनिंग हो रही है वहां पर कंटिन्यूसली अगर टीचर की ट्रेनिंग नहीं होती तो उसके बाद वहां पर भी अनिरंतरता दिखाई देगी। संसाधनों की कमी, संसाधन रिसोर्स ही नहीं होंगे तो उसके बाद सीखने का जो लेवल है वो कैसा नीचे जाएगा, डाउन हो जाएगा। बड़ी कक्षाओं में कठिनाई देखने मिली, क्योंकि टीचर ही नहीं है तो उसके बाद फिर उनको पढ़ाएगा कौन, क्योंकि हम बात कर रहे हैं प्राथमिक एजुकेशन की। अब टीचर प्राथमिक एजुकेशन के लिए नहीं हो रहे हैं तो फिर हायर क्लास के लिए कहाँ से आएंगे टीचर। शिक्षा गुणवत्ता असमानता, जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन है कहीं पर तो अच्छी है, कहीं पर एकदम से बेकार है। वित्तीय सहयोग की कमी, हमेशा ये पैसे के जो लेना देना है हमेशा ही खत्म होता ही रहता है। ठीक है, इसकी कमी हमेशा ही रहेगी। शिक्षा कर्मी योजना, अब ये दूसरी परियोजना आती है, ठीक है, शिक्षा कर्मी परियोजना। तो इसका जो प्रारंभ है ये भी राजस्थान में शुरू होती है, और इसका जो प्रारंभ है वो होता है 1987 में। राजस्थान शिक्षा परिषद द्वारा इसको चलाया जाता है और स्वीडन की संस्था का इसमें सहयोग रहता है बराबर। अब और इसके शिक्षा कर्मी योजना के कुछ उद्देश्य हैं, उनको देख लेते हैं। तो शिक्षा का परिवेश इन्होंने बढ़ाया बहुत ज्यादा। और पहले क्या टाइम था कि पहले एक सीमित मात्रा में स्कूल होते थे, लेकिन 5-6 किलोमीटर दूर बच्चे इतनी दूर पैदल जाते थे। अब लोकल मोहल्ले में भी स्कूल होने लगे। ठीक है, ये वाली परियोजना आती है। तो इसने क्या करा, शिक्षा का जो परिवेश है, ताकि बच्चा दूर की वजह से पहले नहीं जाते थे तो पास में स्कूल है तो अपने स्कूल में जाने लगे। ठीक है, तो यहाँ पर परिवेश को उन्होंने बढ़ा दिया। शिक्षकों की कमी को यहाँ पर दूर किया इन्होंने। बालिका शिक्षा को भी बढ़ावा दिया ताकि जो लड़कियां हैं वो भी पढ़ सके। क्वालिटी एजुकेशन को प्रमोट करना, इन्होंने जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन है उसको प्रमोट किया, जिससे कि बच्चे अच्छे से चीजों को सीख सके। समुदाय भागीदारी बढ़ाना, जो समुदाय के लोग थे पहले इस पे ध्यान नहीं देते थे, अब उनकी भी भागीदारी होने लगी, तो जो शिक्षा का क्षेत्र है काफी ज्यादा बढ़ने लगा। अब दोस्तों ये शिक्षा कर्मी योजना की कुछ विशेषताएं दे रखी है, इनको देख लेते हैं। तो इसकी जो विशेषताएं, शिक्षा कर्मी की नियुक्ति, जो शिक्षा कर्मी है, शिक्षा कर्मी वही राजस्थान के कुछ लोग थे जो कि 10वीं 12वीं पास थे, कुछ स्थानीय लोग थे जो कि अपने पास के क्षेत्र के स्कूलों में जाकर के बच्चों को पढ़ाने लगे। ठीक है, उन्हीं को कह रहे हैं शिक्षा कर्मी। ठीक है, अब यहाँ पर देखो प्रशिक्षण कार्यक्रम, ये वाली योजना है शिक्षा कर्मी योजना, तो इसमें प्रशिक्षण कार्यक्रम भी करवाए, टीचरों को भी ट्रेनिंग दी इसने। स्थानीय समुदाय की भागीदारी, जो लोकल कम्युनिटीज है उसने भी अपनी भागीदारी निभाई। लचीली शिक्षा, यानी जो लचीली शिक्षा यानी जो फ्लेक्सिबिलिटी एजुकेशन। ठीक है, एजुकेशन का लेवल इस प्रकार रखा गया ताकि वो अच्छे से बच्चों को समझ में आ सके। ऐसा ना हो कि दूसरी क्लास का बच्चा है और उसको 5वीं क्लास की तैयारी सिखा रही है, तो ऐसा नहीं हो पाएगा। उचित निगरानी होगा, मूल्यांकन, और यहाँ पर शिक्षा कर्मी योजना के अंतर्गत उचित निगरानी रखी गई और अच्छा मूल्यांकन रखा गया। जैसे कि बच्चा जो भी सीख रहा है तो उसकी देखरेख होनी चाहिए, फिर उसका एवल्यूएशन होना चाहिए कि बच्चे ने कहाँ पर गलती की है, उसको किस प्रकार से सुधारना है, ताकि बच्चे को दोबारा से वो वाली गलती ना करने की हिम्मत हो। ठीक है, आप देख लेते हैं इसकी उपलब्धियां। शिक्षा कर्मी योजना की कुछ उपलब्धियां हैं, जो कि प्राथमिक शिक्षा में वृद्धि इन्होंने कर दी, तो प्राइमरी एजुकेशन उसको एनहेंस कर दिया, शिक्षकों की कमी को दूर कराया इन्होंने, और इसके बाद में गुणवत्ता में सुधार, बालिका शिक्षा को बढ़ावा दे दिया, साक्षरता दर में भी इन्होंने बढ़ावा दिया, और रोजगार के नए अवसर, जो शिक्षा कर्मी थे गांव के ही, लेकिन उसके बाद उनको क्या एक नए रोजगार का एक अवसर मिल गया। ठीक है, पहले यही था कि 10वीं 12वीं और ग्रेजुएट ऐसे थे, और लेकिन अब उनको क्या रोजगार एक मिल गया। ठीक है, अब इसकी भी क्या कुछ चुनौतियां जो कि है, कम वेतन और असमानता। किसी टीचर को जो भी शिक्षा कर्मी थे, किसी को तो अच्छा वेतन मिल रहा है, लेकिन किसी को बिल्कुल भी अच्छा वेतन नहीं मिल रहा है, तो टीचरों के बीच में असमानता देखने को मिली, और इसी वजह से नियमित अध्यापकों में टकराव की भावना पैदा होने लगी, और अध्यापकों में फिर हो जाता है तनाव। ठीक है, गुणवत्ता संबंधी समस्याएं। ठीक है, कहीं पर क्वालिटी ऑफ एजुकेशन इतना अच्छा है तो कहीं पर बिल्कुल बेकार है। अस्थायी स्वरूप, ठीक है, अस्थायी स्वरूप मतलब ये है कि शिक्षा का जो लेवल है ऊपर नीचे होता रहता है, एक जगह स्टेबल नहीं है। ठीक है, नियमित अध्यापकों में टकराव, ये बता दिए, और प्रशिक्षण पर निगरानी की कमी, टीचरों की ट्रेनिंग अच्छी से नहीं हुई है, और उसका उनकी निगरानी भी नहीं है। तो दोस्तों इसी के साथ ये वाला चैप्टर आपका पूरा कंप्लीट हो जाता है। और दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ दोस्तों, इस वीडियो